विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ाते हुए अगला हेडिंग के तहत हम कर रहे हैं संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार सरचार्ज। संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार यानी सरचार्ज फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन, सरचार्ज फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 271, आर्टिकल 271 के तहत संसद को अधिभार यानी सरचार्ज लगाने की शक्ति दी गई है। कई बार इतने में ही काम चल जाता है प्री में कि संसद को सरचार्ज लगाने की शक्ति दी गई है। किस आर्टिकल के तहत? आंसर आर्टिकल 271। किसके अनुसार? आर्टिकल 269 और आर्टिकल 270 में किसी बात के होते हुए भी संसद उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और ऐसे अधिभार की संपूर्ण आय भारत की संचित निधि का भाग होगी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो संघ सरकार क्या करती है, सरचार्ज लगाती है, संसद सरचार्ज लगाती है, वो किस निधि का भाग होती है? आंसर भारत की संचित निधि की। मतलब कहाँ जमा होता है वो सरचार्ज? भारत की संचित निधि में जमा होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगला है राज्य हितबद्ध कराधान यानी स्टेट्स इंटरेस्टेड टैक्सेशन। स्टेट्स इंटरेस्टेड टैक्सेशन, राज्य हितबद्ध कराधान। संविधान के आर्टिकल 274 के तहत ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की गई है। अगर ऐसा कोई कराधान है, ऐसा कोई टैक्सेशन है जिससे राज्य हितबद्ध है और प्रभाव डालने वाले विधेयक यानी बिल, सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा रहती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 274 में कहा गया है। ठीक है। इसके अनुसार निम्नलिखित उपबंध करने वाले कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तावित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। अब ये प्री का क्वेश्चन बनता है, ऐसे कौन कौन से विधेयक होते हैं जो कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है जिनमें? तो नंबर 1 जो राज्य से हितबद्ध, नंबर 1 जो राज्य से हितबद्ध कोई कर या शुल्क अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता है। पहला ये हो गया, राज्य से हितबद्ध कोई कर या शुल्क अधिरोपित, यानी अधिरोपित बोलते हैं इम्पोज करना। क्या करना? अधिरोपित करना, इम्पोज करता है या उसमें परिवर्तन करता है। अथवा दूसरा बोल रहा है जो कृषि आय पद के अर्थ में परिवर्तन करता है। एग्रीकल्चरल जो आय है, कृषि आय है, उस पद के अर्थ में अगर परिवर्तन करता है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा, जो राज्यों में पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन धनराशियों के वितरण के सिद्धांत को प्रभावित करता है। क्या करता है? धनराशियों के वितरण के सिद्धांत को प्रभावित करता है। और चौथा, संघ के प्रयोजनों के लिए कोई अधिभार आरोपित करता है। संघ के प्रयोजनों के लिए कोई अधिभार आरोपित करता है। यूपीएससी का अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाता तो मैं यहाँ से प्रश्न पूछता कि ऐसे कौन से बिल होते हैं, ऐसे कौन से विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा रखते हैं? तो राज्य से हितबद्ध कोई कर या शुल्क अधिरोपित, शॉर्ट में। दूसरा, कृषि आय पद के अर्थ में परिवर्तन। तीसरा, धनराशियों के वितरण के सिद्धांत, धनराशियों के वितरण के सिद्धांत। और चौथा, अधिभार आरोपित करता है। चौथा, अधिभार से संबंधित। अगर ये चार चीजें मुझे दिखाई देती, चारों ऑप्शन में देता और फिर पूछता कितने कूट सही है इनमें से? आंसर चारों सही है। क्लियर हो गया? अगला है राज्यों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल संसद को यह अधिकार देता है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायतार्थ अनुदान प्रदान कर सके वो? आंसर आर्टिकल 275। आर्टिकल 275, ये ध्यान रखना भाई, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल चल रहे हैं। 271 अधिभार लगाने की शक्ति देता है। 274 कहता है कि भाई राज्य हितबद्ध किसी कराधान से अगर राज्य हितबद्ध है तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। फिर अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया कौन सा? 275, संसद को यह अधिकार देता है कि भारत की संचित निधि में से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से राज्यों को क्या करे? सहायता अनुदान दे सके वो। राज्यों को
सहायतार्थ अनुदान द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच विद्यमान संसाधन असमानताओं को घटाया जाता है। इसके तहत किसी राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उन्नत करने के लिए भी भारत की संचित निधि में से सहायता अनुदान दिया जा सकता है। समझ में आया? अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए भी क्या कर सकती संसद? अनुदान दे सकती है। और साथ में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उन्नत करने के लिए भी भारत की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान दे सकती है। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 282 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य या केंद्र सरकार किसी सामाजिक कार्य हेतु अनुदान प्राप्त कर सकती है। राज्य या केंद्र सरकार किसी सामाजिक कार्य हेतु अनुदान प्राप्त कर सकती है। आर्टिकल 282, 275 को अलग पढ़ना है, 282 को अलग पढ़ना है। क्लियर हो गया? ये अनुदान वित्त की कमी के अतिरिक्त और गैर योजनागत कार्यों के लिए होते हैं। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जिन्हें बोलते हैं। गैर योजनागत कार्यों के लिए अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार दिया जाता है और योजनागत कार्यों के लिए अनुदान सामान्यतः योजना आयोग द्वारा आवंटित किया जाता है। खैर अब तो योजनागत और गैर योजनागत तो कंसेप्ट रहा ही नहीं ज़्यादा, ठीक है, पर फिर भी आप पढ़ सकते हैं कि गैर योजनागत कार्यों के लिए अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार दिया जाता है और योजनागत कार्यों के लिए अनुदान सामान्यतः योजना आयोग द्वारा आवंटित कराया जाता है। अब योजना आयोग भी बीते समय की बात होगी, अब नीति आयोग है, नया क्या है। अगला राज्यों की करारोपण की शक्ति। किसकी? पावर ऑफ टैक्सेशन ऑफ स्टेट्स। संविधान के अधीन राज्यों को वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नियोजन के संबंध में किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे के लिए कर लगाने की शक्ति दी गई है, किंतु राज्य द्वारा किसी व्यक्ति पर लगाया गया कर 250 रुपये से अधिक नहीं होगा। 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा उक्त राशि को 2500 रुपये कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2500 रुपये कर दिया गया। पहले 250 रुपये था, अब 2500 रुपये हो गया। तो संविधान के अधीन राज्यों को अब नंबर 1 वृत्तियों, वृत्ति समझते हो? वृत्ति, उपजीविका, जीविका। आपकी वृत्ति क्या है जी? मेरी वृत्ति क्या है? अध्यापन है ना, प्रोफेशन जिसे बोलते हैं। तो राज्यों को वृत्तियों, दूसरा व्यापारों, तीसरा आजीविकाओं, चौथा नियोजन के संबंध में किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के फायदे के लिए कर लगाने की शक्ति दी गई है। और कितना? 2500 रुपये तक। ठीक है। अगला है संघ संपत्ति को राज्य करों से विमुक्ति। संघ संपत्ति को राज्य करों से विमुक्ति। आर्टिकल 285 मतलब यह है एग्जेम्पशन ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। भाई स्टेट है, स्टेट के अंदर आपकी यूनियन प्रॉपर्टी हो सकती है, तो क्या आप उस पर भी क्या करोगे? टैक्स लगाओगे? राज्य नहीं लगा सकते। कारण यह है कि आर्टिकल 285 ये उपबंधित करता है कि जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, संघ की संपत्ति पर राज्य को कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संघ की संपत्ति पर राज्य को कर लगाने का अधिकार नहीं होगा, परंतु खंड 2 के अधीन राज्यों को केंद्र की उस संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार होगा जिस पर उन्हें संविधान लागू होने के पूर्व कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। आर्टिकल 287 राज्यों को भारत सरकार के प्रयोग के लिए दी गई या रेलों के निर्माण, बनाए रखने या चलाने के लिए उपयोग की गई बिजली पर कर लगाने से का निषेध करता है। या ट्रेन जा रही उत्तराखंड से, बिजली कहाँ से लेंगे? वो राज्य से लेंगे, है ना। तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगा सकती राज्य सरकार, टैक्स नहीं लगा सकती एक्स्ट्रा। तो समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश में जाएगी तो उत्तर प्रदेश की बिजली यूज की जाएगी, है ना। वही कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी तो अलग अलग स्टेटों से होकर जाएगी। और आजकल तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं सारी, हैं। तो 285 याद रहेगा, 287 याद रहेगा। 285 कहता है संघ की संपत्ति पर राज्य को कर लगाने का अधिकार नहीं है
और 287 कहता है कि राज्य को भारत सरकार के प्रयोग के लिए दी गई रेलों के निर्माण, बनाए रखने या चलाने के लिए उपयोग की गई बिजली पर कर लगाने से निषेध करता है। ठीक है, तो 285 287 दोनों आपने याद करना है। अगला, संघ करों से विमुक्ति, एग्जेम्पशंस ऑफ यूनियन टैक्सेशन, आर्टिकल 289। अब कहां पर पहुंच गए हम? 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के करों से विमुक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? किंतु संसद राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारोबार के बारे में कोई कर लगा सकती है। आर्टिकल 285 के अधीन केंद्र सरकार की संपत्ति को सभी प्रकार के राज्य करों से मुक्ति प्राप्त है, चाहे वह वाणिज्यिक प्रयोग में लाई जाती हो या राजकीय प्रयोजन के लिए, चाहे वो वाणिज्यिक प्रयोग में लाई जाती हो या राजकीय प्रयोजन के लिए। किंतु आर्टिकल 289 के अधीन राज्य संपत्ति को यह विमुक्ति प्राप्त नहीं है। इतना समझ में आया? उसके बाद कर लगाने की शक्ति पर निर्बंधन, आर्टिकल 286 माल के क्रय या विक्रय पर, माल के क्रय या विक्रय पर राज्यों द्वारा कुछ दशाओं में कर लगाने पर निर्बंधन के बारे में है। इसके अनुसार राज्य निम्न दशाओं में माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर नहीं लगाएगा, जैसे नंबर 1 राज्य के बाहर वस्तुओं के क्रय विक्रय पर, और नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात के दौरान क्रय या विक्रय पर। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य में संसद द्वारा घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं पर। ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि आर्टिकल 286 माल के क्रय या विक्रय पर राज्यों द्वारा कुछ दशाओं में कर लगाने पर निर्बंधन के बारे में है। तो निर्बंधन क्या है? तो मैंने 1 2 3 पढ़ के बता दिया आपको। ठीक है, आर्टिकल 286(2) के अंतर्गत संसद को ऐसे नियमों को बनाने की शक्ति दी गई है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि कब कोई क्रय या विक्रय राज्य के बाहर हुआ है। संसद ने इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत बिक्री के स्थान को नियत करने के लिए नियम दिए हुए। अगला हेडिंग है शुद्ध आगम की गणना, यानी कैलकुलेट ऑफ नेट प्रोसीड्स। आर्टिकल के संविधान के आर्टिकल 279 के अनुसार किसी कर या शुल्क के संबंध में शुद्ध आगम यानी नेट प्रोसीड्स से अभिप्राय यह है कि वह आगम जो उसके संग्रहण यानी कलेक्शन के खर्च को घटाने के बाद शेष प्राप्त होता है। शुद्ध आगम की गणना भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। यह क्वेश्चन बना हुआ है आपका, इसके संबंध में उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। तो नेट प्रोसीड्स के बारे में यानी नेट प्रोसीड्स की गणना कौन करता है? आंसर कैग करता है। यह क्वेश्चन बना हुआ है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है और इसके संबंध में उसका प्रमाण पत्र क्या होता है? अंतिम होता है। ठीक है, उधार लेने की शक्ति, उधार लेने की शक्ति, पावर ऑफ बोरोइंग, संविधान के आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293 के तहत क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार की जो बोरोइंग होगी वो आर्टिकल 292 में, स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होगी वो किसमें? 293 में है। केंद्र सरकार भी उधार लेती है और इंटरनेशनल वित्तीय संस्थाओं से ले सकती है। ऐसे राज्य सरकार भी उधार लेती है, वो इंटरनेशनल वित्तीय संस्थाओं से नहीं ले सकती, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं ले सकती, वो भारत सरकार से ले सकती है। किससे ले सकती है? ये सब लिखना है आपने केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में, लेकिन कटिंग करके। मैंने बाद में आपको मैं बता दूंगा 250 शब्दों में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल पहले पूरा सुनिए। आर्टिकल 292 293 के तहत क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 292 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि की सीमा के अंतर्गत भारत की संचित निधि की साख पर, किसकी साख पर? भारत की संचित निधि की साख पर देश के भीतर विदेशों से अथवा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से केंद्र सरकार को ऋण लेने की सामर्थ्य है। इसके तहत केंद्र सरकार को नियत सीमाओं के भीतर किसी ऋण की प्रत्याभूति यानी गारंटी, किसी ऋण की प्रत्याभूति यानी गारंटी देने की भी शक्ति है। आर्टिकल 293 के अनुसार, अब अगला राज्य के बारे में बता रहा है। आर्टिकल 293 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर, राज्य विधानमंडल द्वारा
नियत सीमाओं के भीतर राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकता है। राज्य भी विहित सीमाओं के भीतर किसी ऋण की गारंटी दे सकता है, किंतु कोई राज्य भारत के बाहर किसी से ऋण नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? भारत के बाहर से ऋण नहीं ले सकता। 1935 के अधिनियम में राज्यों को केंद्र की सहमति से भारत के बाहर से भी ऋण लेने की शक्ति दी गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्यों को यह शक्ति नहीं प्रदान की गई है। अतः राज्य सरकारों द्वारा विदेशी सरकारों से ऋण लेने के संबंध में पूर्णतः निषेध है। और अगर भगवान ना करे अगर ये राज्यों को दे देते क्या, तो इस समय हम पता नहीं कितने अरब डॉलर के कर्जे में होते कई राज्य। भाई सरकार का क्या है, ऋण ले लेगी, लेकिन वो क्या होता है, ऋण फिर बढ़ता रहता है, आपको पता है, ब्याज देते 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 क्या। भारत सरकार ले सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से ले सकती है। और आपको पता भी है कि जब भारत सरकार 1 रुपए कमाती है तो 20 पैसे तो ब्याज में ही चले जाते हैं। पैसा वापस करना तो बहुत दूर की बात है। और अगर राज्य भी ले लेते तब क्या होता? हाँ जी, यदि किसी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उधार अथवा उसके लिए प्रत्याभूत यानी गारंटीड किसी ऋण की अदायगी अभी बाकी हो तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति के बिना पुनः कोई ऋण नहीं ले सकती। वही नियम लगता है जो आप पर लगता है। आपने एक लोन ले रखा, दूसरा लोन नहीं मिलेगा जब तक पहला वाला क्या नहीं चुकाया आपने। यदि इसके बावजूद राज्य धन उधार चाहता है तो केंद्र सरकार उन शर्तों के साथ धन उधार देगी जिसे लगाना वह उचित समझे। यहां पे जाके आपका समाप्त होता है क्या, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। मैंने 2 पार्ट में इसलिए कराया क्योंकि एकदम बड़ा क्लास हो रही थी। 2 पार्ट में मैंने आपको बता दिया। अब कटिंग करके आपने उसको 250 शब्दों में क्या करना है, लिखना है। थोड़ा 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 सब आना चाहिए उसमें। क्लियर हो गया? इसके बाद अब हम करेंगे वित्त आयोग। क्या करेंगे? वित्त आयोग, वित्त आयोग के कर्तव्य, वो अगली क्लास में होगा। नीति आयोग।